Hello students, welcome back to my channel Study Commerce with Ritika. Hope you all are doing good. Okay, so today we are going to discuss the CUET UG syllabus of economics जिसका जो हमारा कोड है वो है 309। तो आपको अपने इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स इसका कोड आपको याद रखे रहना है जो कि 309 है। ठीक है, तो हमारा जो सीयूईटी यूजी का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी कवर करना है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी यूनिट्स को कवर करना है। तो आज अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सीयूईटी एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसपे मैं एक 5 मिनट का वीडियो बना दूंगी। छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आपको सीयूईटी के बारे में पता चलेगा कि आखिर सीयूईटी एग्जाम क्यों देना चाहिए और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो सीयूईटी है इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सारे स्टूडेंट्स क्लास 12 पास आउट होने के बाद से दे सकते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, सीयूटी यूजी इज डिफरेंट थिंग एंड सीयूटी पीजी इज डिफरेंट थिंग। जो यूजी जो आगे लगाया है इसका फुल फॉर्म है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपको सीयूटी यूजी के लिए अप्लाई करना है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिर आपको सीयूटी पीजी जो होता है, जो कि एनडीए खुद से अपना कंडक्ट कराता है। ठीक है, वैसे तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें अपने डोमेन में 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। द फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी, द सेकंड वन इज आपका बिजनेस स्टडीज, एंड थर्ड वन जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका डोमेन है जो कि आपको पढ़ना है। ओके, तो हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी यूनिट्स को देखने हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट्स को भी देखने हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 होगा जिसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट्स को बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं जिसको आपको कवर करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एकदम ध्यान से पढ़ने हैं। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इस सेशन का और इस लेक्चर का, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आप सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देखा होगा तो आपने सबसे पहले ये एनालाइज किया होगा क्लास 11th में आपको इकोनॉमिक्स में 2 बुक पढ़नी रह रही थी। ठीक है, अगर मैं 11th की बात करूं तो 2 बुक्स, द फर्स्ट वन इज आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो आपका सेकंड बुक था वो था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। फिर जब आप क्लास 12th में गए तो फिर आपको दिखा कि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, अब मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और साथ ही साथ अलोंग विद दैट आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक बुक होती है, इसको आप देखना है। हमारे सिलेबस में एनटी ने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर अप किया और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया। अगर उस दोनों को भी कर देता स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। बट ठीक है, वो है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि हमें अपने एग्जाम को क्लियर करना है। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप सीयूटी एग्जाम्स देते हैं, सीयूटी यूजी एग्जाम्स देते हैं, तो जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ भी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो स्टूडेंट पे वेरी करता है। लाइक किसी स्टूडेंट का ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, इन सारे में आप जा सकते हो इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। और ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है। डोंट वरी, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे हम अपना डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है। ठीक है, जो हमारा यूनिट 1 है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना है जो कि हमारा यूनिट 1 है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें देखना क्या है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें देखना है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वाले जो हमारा ये सेशन है इसमें सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। जो हमारा डीप लेक्चर होगा हर एक यूनिट पे वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें देखना है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, की माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और जो उसका ग्रीक वर्ड है वो है माइक्रोस। ठीक है, ये इसका ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और उसका जो ग्रीक वर्ड है वो है मैक्रोस। कौन सा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनटी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ग्रीक वर्ड क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोज में आई लगता है और मैक्रोज में आपका ए लगता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है,
उसके बाद से हमारा जो सेकंड इसमें जो पार्ट है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये भी आपका यूनिट 1 का ही पार्ट है कि इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती हैं। तो अगर मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दूँ तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। और आपको पता है ये जो तीनों प्रॉब्लम्स है ना वो सीरीज में चलती है। लाइक सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद से आपको दूसरा प्रॉब्लम क्या देखना है, अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूँ कि इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूँ। उसके बाद से जब ये प्रॉब्लम भी आप सॉर्ट आउट कर लेते हो तो नया प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसको सारा चीज हम डीप में देखेंगे। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम शॉर्ट में आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी भी बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम समटाइम्स तो एनडीए ट्रांसफॉर्मेशन को बोल देता है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोल देता है। तो डोंट वरी, ये इसके ऑल्टरनेटिव्स नेम है। तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऑल्टरनेटिव नेम्स भी याद करके रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बाउंड्री भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी ऑल्टरनेटिव नेम पूछे आप बताओ, ठीक है। और वहां पे हमें अपने मार्क्स नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपका यूनिट 1 का लास्ट है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अगर इन सिंपल में बोलूं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। आपके यूनिट 1 में क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वैकेंसी पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो हमारा यूनिट 2 है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें आपको दो टॉपिक दे दिया है। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, डिमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देंगे। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें देखते हैं कि क्या एनटीए क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग पूछ लेगा कि मीनिंग क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कब हमारा जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कैसे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। उसमें आप वन एंड टू कमोडिटी केसेस या फिर मैं सिंगल एंड टू कमोडिटी केसेस, आपको सिंगल कमोडिटी केस में भी जानना होगा और टू कमोडिटी केस में भी जानना होगा, और सारे टॉपिक्स को हमें कवर करके जाना है। पता चला कि हम सिंगल कमोडिटी केस पढ़ के गए और क्वेश्चन हमारा टू कमोडिटी केस से आ गया, फिर तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले में हम सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी एक सिंगल यूनिट को भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि एनडीए क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। और जो भी ये तो सीयूईटी यूजी का सिलेबस है, तो जो क्लास 12 पास आउट हो गए या फिर अभी जो क्लास 12th में हैं और वो सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। साथ ही साथ जो 11th में होंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारा चीज हम डीप में ही पढ़ेंगे। ओके, ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड बातें हुई। जो हमारा नेक्स्ट है वो रहेगा डिमांड। अब हमारा डिमांड आ गया कि हमें डिमांड में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो हमें डिमांड का डेफिनेशन जान लेना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। और साथ ही साथ डिमांड में हमें दो, एक इंडिविजिबल डिमांड का डेफिनेशन भी देख लेना है और साथ ही साथ आपको मार्केट डिमांड का डेफिनेशन भी देख लेना है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब यहाँ पे है फैक्टर्स, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये भी एक फैक्टर है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी फैक्टर है आपका। फिर पॉपुलेशन भी है, सीजन एंड वेदर भी है, ये सारी चीजें हैं। ओके, उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपको डिमांड शेड्यूल देखना है। जैसे कि अगर आप डिमांड कर्व प्रिपेयर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिमांड शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास डिमांड शेड्यूल नहीं है तो हम डिमांड कर्व नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल का मतलब है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन आपको करना होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल, देन वी विल प्रिपेयर डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। फिर हम डिमांड कर्व के जानेंगे कि डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जो यूनिट 1 है वो थोड़ा सा छोटा है। यूनिट 2 में एक्चुअली दो टॉपिक उसने एक ही साथ इंक्लूड कर दिया, लाइक कंज्यूमर बिहेवियर को भी एंड डिमांड को भी। तो थोड़ा सा यूनिट बड़ा हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड की वजह से। इसमें हम डिमांड के बारे में जानेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जानेंगे, डिमांड शेड्यूल के बारे में जान लेंगे, डिमांड कर्व के बारे में जान लेंगे, एंड देन मूवमेंट कैसे होता है डिमांड कर्व में, शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व में। एंड आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर मैं शिफ्ट एंड डिमांड कर्व बोलूं, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, तो शिफ्ट का मतलब है आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बारे में जानोगे और राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में जानोगे। और जब मैं मूवमेंट की बात करूंगी तो आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद से हम आ जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, और साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लाइक आप कैसे मेजर करोगे अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो टोटल आपके पास 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स हम कवर करेंगे, जैसे कि परसेंटेज मेथड के थ्रू आप कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे करोगे, एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स के थ्रू कैसे करोगे। अब यहाँ से एक एंटी क्वेश्चन बना सकता है कि मेथड्स क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जैसे कि ऐसे उसने पूछ दिया मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स उसके फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया परसेंटेज मेथड, सेकंड ऑप्शन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड ऑप्शन ज्योमेट्रिक मेथड, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। जो स्टूडेंट अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की होगी तो उसको पता होगा कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था हमारा, दीज। और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा देन वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं परसेंटेज मेथड लगाऊं, टोटल एक्सपेंडिचर लगाऊं, या ज्योमेट्रिक मेथड लगाऊं। तो आपको क्या करना है, आप किस स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना चाहते हो, आप उन वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना है जो ऑप्शन डी को लगाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये तो हमारा यूनिट 2 कवर हो गया। हमारा वो रहेगा हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या कवर करना है कि प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड चीजें एंड सप्लाई से रिलेटेड चीजें। प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर बिहेवियर पार्ट देख लेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे सप्लाई वाले पार्ट पे। प्रोड्यूसर बिहेवियर वाले में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कि लाइक अगर मैं बोलूँ प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो आपको रिलेशनशिप शो करता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक है। फिर उसी में जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू फैक्टर उसको देखेंगे, रिटर्न टू स्केल वाले फैक्टर को भी इसी में देखेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ा-सा ये वो आता है सप्लाई। एज़ यूजुअल जितना थोड़ा-सा डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा हमारा बढ़ा गया था, वैसे ही हमारा सप्लाई भी है। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है ना, तो सप्लाई भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। लाइक जो लॉ ऑफ डिमांड है, वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है? जैसे कि इनवर्स रिलेशन की अगर मैं बात करूं कि अगर आप प्राइस को बढ़ा रहे हो तो जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड होगा ना वो घट जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। पर अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग देखूं तो इन लोगों के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। लाइक अगर आपने प्राइस को इंक्रीज किया ना तो जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, साइमल्टेनियसली वो भी बढ़ जानी है, ठीक है। उसके बाद से तो आपको सप्लाई के बारे में जानना है, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में जानना है, मार्केट सप्लाई के बारे में जानना है। फिर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी। उसके बाद से आगे जैसे हमने डिमांड शेड्यूल को पढ़ा था वैसे हम सप्लाई ने सप्लाई शेड्यूल को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हमारा सप्लाई कर्व आ जाएगा कि सप्लाई कर्व क्या होता है। सप्लाई कर्व कब पॉसिबल होगा बनाना, जब आपके पास सप्लाई शेड्यूल होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व देखेंगे एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को देखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था वैसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे। एंड देन उसके बाद से फिर हम मेजरमेंट, जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कर रहे थे, सिमिलरली हम देखेंगे कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कैसे मेजरमेंट कर सकते हो। इसमें आपको 2 मेथड पढ़ना है, याद करिए। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड में कितने मेथड्स थे, टेल मी। टोटल 3 मेथड्स में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मुझे बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के कितने मेथड्स हैं और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कितने मेथड्स हैं। तो डिमांड में 3 थे, कौन कौन से, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और हमारे सप्लाई में कितने हैं, परसेंटेज मेथड को देखना है और ज्योमेट्रिक मेथड्स को देखना है। उसके बाद से आएगा हमारा कॉस्ट एंड रिवेन्यू। हम जानेंगे कि कॉस्ट क्या होता है और रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें इस वाले में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को देखेंगे कि कॉस्ट क्या होता है। लाइक अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ कॉस्ट को, तो जब भी आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो ना, जो भी आपका पैसा लगता है उसको प्रोड्यूस करने में, उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। फिर आप शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में जानोगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में ना 2 कॉस्ट आता है, एक आता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसको वैसे हम डीप में देखेंगे, बस आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है which do not change with the level of output or which do not change with the level of sales, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। But वही ऑन अदर हैंड जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरी करता है विद लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इसके जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर कोई
जैसे कि सपोज आप हॉस्टल में रह रहे हो, आपने 12th पास कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स से, एंड देन आपने बहुत अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन भी ले लिया है, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज थे। तो लेट्स से आप गए उस जगह पे और आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, तो लेट्स से हॉस्टल का जो कॉस्ट है वो 6000 है पर बेड, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट रहेगा 6000 पर बेड, वो आपका फिक्स्ड रहेगा कि आपको देना ही देना है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ये फिक्स्ड हो गया। आप ये नहीं कि कभी आपने किसी मंथ में 6000 दे दिया और किसी मंथ में आपने 5000 दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको आपको 6000 ही देना पड़ेगा। आप जाओगे, आपको फिर पता चलेगा और मैम का फिर ये कॉन्सेप्ट याद आएगा, तो फिर आप याद करोगे कि अच्छा ठीक है, मैम ने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ना, तो फिर वो आपको याद रहता है और फिर आप कहीं भी जाइए, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे इसके रिगार्डिंग, then you will be able to answer that particular question, right? उसके बाद से तो ये हुआ फिक्स कॉस्ट एग्जांपल। ये बोलो आपने सोचा कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्टल में ना रह करके फ्लैट में रह लेता हूँ। तो आप फ्लैट में क्या सीन होता है कि आपको फ्लैट का प्रॉपर कॉस्ट होता है, लाइक ठीक है, जैसे कि लेट्स से आपका 7000 आपका फ्लैट का कॉस्ट है, बट कहीं कहीं पे मोस्टली जगह पे आपको 7000 का कॉस्ट होता है, प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी देना होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। लाइक 7000 तो ये फिक्स्ड होगा, बट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो वेरिएबल होगा। कैसे? जैसे कि सपोज करिए जब आप गर्मी के टाइम समर सीजन रहेगा तो आप नॉर्मल सी बात है, आप पंखा बंद नहीं करोगे, आपका फैन ऑल टाइम ऑन रहेगा, तो यूनिट्स आपके ज्यादा आएंगे। लेट्स से कि मैं वाराणसी में थी तो वहां पे जो एक यूनिट का वो जो लोग चार्ज करते हैं वो ₹10, ₹10 एक यूनिट का। तो लेट्स से अगर मैं महीने में 50 यूनिट्स यूज कर रही हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 50 × 10, जो कि हमारा कितना हुआ, सॉरी 50 × 10 जो कि हमारा कितना हुआ, 500, ठीक है। तो और अगर मैं विंटर सीजन का वहीं पे एग्जांपल ले लूं, तो विंटर सीजन में फैन कम यूज करूंगी, तो लेट्स से मेरा जो अब आएगा 30 यूनिट्स आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब 30 × 10 करूँ तो कितना आएगा हमारा, 300। क्यों 10, क्योंकि मेरे एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए था। तो आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका वेरी नहीं, रेंट प्रॉब्लम नहीं है, रेंट आपका 7000 ही है। जो वेरी हुआ है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। समर सीजन में 500 था और वैसे आपका 300 था। तो ये इसका एग्जाम्पल है फिक्स कॉस्ट का एंड वेरिएबल कॉस्ट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में देखेंगे। उसके बाद से फिर आपका आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू, की रिवेन्यू क्या होता है। उस रिवेन्यू में आपको फिर एवरेज रिवेन्यू के बारे में जानना होगा, मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में जानना होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद से हम प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम को देखेंगे विद हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू। यहाँ पे एमसी का मतलब है, फुल फॉर्म इसका है मार्जिनल कॉस्ट, और एमआर का मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये रहा आपका यूनिट 3, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है आई नो, बट कोई नहीं, वी विल कवर। हमने क्लास 11th में तो ऑलरेडी पढ़ लिया। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर इन केस अच्छे से नहीं पढ़ाई किया होगा तो डोंट वरी, हम यहाँ पे पूरा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आपका जो यूनिट 4 है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। ओके, आपको क्या देखना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। वैसे आपको याद होगा कि मार्केट, जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले तो आपको मार्केट का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मार्केट होता क्या है। उसके बाद से फॉर्म्स कितने हैं मार्केट के, तो वैसे तो हमारे सिलेबस में एनटीए ने अच्छा किया है, थोड़ा सा कम कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सिर्फ कंसिडर किया है। बट वैसे बहुत सारे मार्केट्स होते हैं। लाइक परफेक्ट कंपटीशन के अलावा हमारे पास मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, डुओपोली होता है, मोनोप्सोनी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। बट एनटीए ने सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को दिया है, तो हम एनटीए के सिलेबस को लाइक ऐसे एकदम अपना लकीर समझ के फॉलो करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ने के बाद से हमारा जो मेन टारगेट होगा, फिर हम क्या देखेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि आप परफेक्ट कंपटीशन में के अंडर कैसे आप प्राइस को डिटरमाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद से आप इक्विलिब्रियम प्राइस को देखोगे, उसमें इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। आप देखोगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपके डिमांड और सप्लाई में कैसे शिफ्ट हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है। ये आपका यूनिट 4 का पार्ट है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि अभी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ पार्ट है, आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, बट रिवीजन ही करना है आपको, क्योंकि कुछ कुछ चीजें 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है। और जिनका थोड़ा सा इसका वीक होगा तो थोड़ा सा वो मेहनत कर देंगे, लाइक जिनका ऑलरेडी थोड़ा सा तैयार है उनसे वो अगर 10 20 30% थोड़ा सा और हार्डवर्क कर देंगे तो उनके लिए भी वो फिर इजी हो जाएगा। तो जो यूनिट 5 है वो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। जैसे कि
जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है जब आप प्रिपेयर करते हो, लाइक जो डिमांड कर्व जो होता है उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे आप डिमांड कर्व बनाते हो ना, तो उसमें आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है, पर जब आप लॉ ऑफ सप्लाई बनाते हो तो फिर उसमें आपका अपवर्ड स्लोप जाता है, ठीक है। तो इस वाले में ना टूल्स हैं आपके डिमांड एंड सप्लाई कर्व में, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है टूल्स की। जैसे कि आपने जो आपका लास्ट चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपने ना प्राइस रैशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा होगा। फिर उसके बाद से प्राइस फ्लोरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें फूड एफएडी थियरी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थियरी, आपको इसके बारे में जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस। टोटल आपको कितने सिलेबस दिए हैं, टोटल आपके पास 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर करना है। और यहाँ फर्दर जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बट ये हमारा पार्ट 1 होगा इस लेक्चर का, जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ। लाइक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये देखना है। बट अभी के लिए हम बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है। टोटल 5 यूनिट्स कवर करना है, ठीक है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, ठीक है। फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर, एंड जो हमारा डिमांड वाला है उसको हम कवर करेंगे। आपको सिलेबस, इफ यू वांट टू क्लियर सीयूईटी यूजी एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्क्स के साथ, जिससे कि आप ड्रीम यूनिवर्सिटीज में अपने जा पाए, तो आपको ये सिलेबस भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो हमारा यूनिट 1 था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो यूनिट 2 है वो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है। फिर जो तीसरा था वो हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर था, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड चीजें जानेंगे। एंड इसी में हमारा सप्लाई भी इंक्लूडेड था, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ यूनिट था वो हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड था। एंड जो हमारा लास्ट यूनिट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें हम सिंपल जो एप्लीकेशन, जो टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व के, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसका एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में वो कवर करने के बाद से हम फिर डीप में अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, और आपको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। तो होप आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। और कोड क्या था, 30। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इस पे डेली आपको स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने एग्जाम को बहुत ही स्मूथली क्लियर कर सकते हो, और फिर बोर्ड्स पे कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, एंड ये सारी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।